सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो आपने पहले भी पढ़ी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको पता चलता है कि सॉलिड स्टेट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, बताइए बेटा सॉलिड स्टेट की क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बताओ जरा। क्या हो सकती है? कोई भी जनरल चीजें बताओ, सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बेटा कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड का? अगर आप देखोगे तो पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा? आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, बोलो क्लोजली पैक्ड टुगेदर। यस और उनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेटा, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो क्या होगी बेटा? कम होगी या ज्यादा होगी? अगर पास में है तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? बहुत कम होगी। जब क्लोजली पैक्ड टुगेदर है आपस में, अगर पार्टिकल्स बेटा बहुत क्लोज्ड है एटम्स, तो इसका मतलब सुजाता क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेटा क्या होगी इनकी? बहुत ही कम होगी। यस और नो बताओ। यस। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पॉइंट यही है, एक तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होंगे एटम के अंदर, और सॉलिड स्टेट के अंदर जो बेटा पार्टिकल्स होंगे जिनको एटम्स भी बोल सकते हैं हम, ये कैसे होंगे बेटा? क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। और क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या हुआ? इनके बीच की बेटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, अगर केमिस्ट्री में बोले या फिजिक्स में बोले तो इसके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है? बहुत कम होती है। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। ठीक है बेटा, बहुत कम होती है, सिंपल है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से आपने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा एक और पॉइंट दिया हुआ है अगला, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। देखो जो यहाँ पर एटम दिख रहे हैं आपको, ये बेटा क्या करते हैं सॉलिड स्टेट में? फिक्स पोजीशंस पर होते हैं, दिख रहे हैं बेटा, इनकी पोजीशन क्या रहती है? योगेश फिक्स होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, एक जगह फिक्स रहेंगे। लेकिन अगर बेटा आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, ठीक है कल्याणी, अगर किसी सॉलिड को हीट करेंगे बेटा, तो ये एटम्स क्या करेंगे? इनके अंदर क्या हो सकता है? जैसे आप हीट कर रहे हो किसी सॉलिड को, मान लो यहाँ से आपने एनर्जी दी, हीट की या इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स बेटा क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करते है ना, एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और बेटा किस एक्सिस के अबाउट करेंगे? उनकी जो मीन पोजीशन होगी ऐसे ऑसिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है योगेश? The atoms or particles will oscillate about their mean positions। ऐसे जैसे मान लो अगर आप हीट करने लगे तो पार्टिकल बेटा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। जैसे स्विंग करते हैं ना, झूला झूलता है, उस तरीके के एटम्स जो है ये वाइब्रेट करने लगते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा उस तरीके से, ठीक है बेटा, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाओगे बेटा, इन एटम्स के ऊपर, किसी सॉलिड स्टेट के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे या हीट दोगे उनको, तो बेटा क्या होगा? ऑसिलेट करने लगेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पार्टिकल्स या एटम्स ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, मीन पोजीशन का मतलब समझ गए? जैसे वेव में आपने पढ़ा था ना मीन पोजीशन होती है, ये देखो अगर कोई मीन पोजीशन कौन सी होती है? जैसे ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे, है ना, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे करके। तो वाइब्रेट बेटा कैसे होंगे एटम्स? मान लो ये मीन पोजीशन है इसके दोनों तरफ, ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है उसी तरीके से। ठीक है बच्चों, ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेंगे। फिर इसके बाद बेटा बात करते हैं इनके शेप और साइज को लेकर।
तो अगर आप इनके शेप और साइज की बात करोगे तो बेटा सॉलिड का शेप कैसा होता है और साइज कैसा होता है, बताओ, चेंज होता है क्या? अगर कोई ट्रू सॉलिड होगा, सुनना मेरी बात, ट्रू सॉलिड का मतलब, अगर बेटा आप किसी को आइडियल सॉलिड बोलोगे या ट्रू सॉलिड बोलोगे तो ट्रू सॉलिड्स का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ये चौक है तो चौक का बेटा शेप क्या है, डेफिनेट शेप है ना, इसका साइज भी डेफिनेट है। तो क्या बोलेंगे इनके अंदर बेटा क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है ना। अब बेटा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, एक जाहिर सी बात है कि सभी सॉलिड्स ऐसे नहीं होते हैं, है ना अदिति, सभी सॉलिड्स बेटा ऐसे नहीं होते हैं जो ट्रू सॉलिड हो, मतलब कि कुछ ऐसे सॉलिड्स भी रहते हैं, ठीक है, जिनका शेप क्या होता है, चेंज हो सकता है, जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जैसे स्पंज हो गया, बहुत सारे हैं, स्पंज है, ठीक है, प्लास्टिक्स है, फाइबर है, बहुत सारी बेटा ऐसी चीजें हैं, सॉलिड्स होके भी वो क्या होंगे, उसका शेप या साइज डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेटा हम उनको सॉलिड्स की कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन उनको ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। खुशी समझ में आ रही है मेरी बात बेटा, उनको ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी बेटा हम ट्रू सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे इसमें आगे सॉलिड्स की तरह काफी टाइप के होते हैं एक एक करके। तो डेफिनेट शेप और साइज हो गया इनका। इसके अलावा बेटा और क्या चीज है, अगला पॉइंट है बेटा डेंसिटी को लेकर। डेंसिटी पता है बच्चों सबको, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, क्या रेशियो होती है अगर हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम की रेशियो को ही बोलते हैं डेंसिटी। तो सॉलिड्स की बेटा डेंसिटी अगर आप गैसियस और लिक्विड से कंपेयर करोगे तो बताओ ज्यादा होगी या कम होगी, बताइए बेटा। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो गैसेस और लिक्विड से ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा रहेगी। क्यों योगेश, ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के बताओ। क्योंकि बेटा देखो सॉलिड्स का शेप क्या है, डेफिनेट रहेगा, है ना, तो उनका वॉल्यूम भी बेटा फिक्स है, मानते हो, जब वॉल्यूम फिक्स्ड है और मास भी फिक्स होता है तो इसीलिए बेटा इसकी जो रेशियो है वो हमेशा ज्यादा आती है, ठीक है। जबकि आप देखो गैसेस और लिक्विड्स में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर गैसेस की बात करो तो गैसेस का वॉल्यूम तो इनफाइनाइट होता है ना बच्चों। अगर गैसेस की बात करोगे तो वॉल्यूम तो बेटा जिस एरिया को वो ऑक्यूपाई कर लेती है उतना ही वॉल्यूम हो जाता है ना। तो इसीलिए बेटा हम ये कह सकते हैं कि गैसेस के केस में या लिक्विड के केस में वॉल्यूम की वैल्यू जो है कहीं ज्यादा होती है। और सोचो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर योगेश अगर मास फिक्स मान लूं, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे बेटा तो डेंसिटी क्या होगी, खुद देखो डिक्रीज करेगी, है ना। तो इसी वजह से अगर बेटा आप देखोगे कि जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाईयर होगी एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ लिख देते हैं दे हैव हायर डेंसिटी एनर्जी, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? अगर लिक्विड या गैसेस से कंपेयर करोगे तो बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा और गैसेस और लिक्विड्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, इनको बेटा फ्लूइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, जबकि जो सॉलिड्स होते हैं वो आसानी से फ्लो नहीं करते। पता है ना बच्चों बेटा आपको, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन जो लिक्विड और गैसेस है वो दोनों फ्लो कर सकते हैं। इतना बेटा समझ में आया आपको, जितने पॉइंट लिखे हैं मैंने समझ में आ रहे हैं सारे? यस सर। गुड, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। रिजिडिटी क्या होता है बेटा, रिजिडिटी से क्या समझते हो आप? इनके अंदर रिजिडिटी होती है, ये है रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स है अगर आप उन पर फोर्स लगाओगे, है ना। रिजिडिटी का मतलब बेटा क्या है, रिजिड का मतलब है कि जिस पर आप ज्यादा आसानी से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ रहेगी, अपने पार्टिकल्स के बीच में बेटा क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे
वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर एक तो मैंने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दिखाया। अब बेटा इसी तरीके से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो होगा कुछ। दो पार्टिकल के बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा जब पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं तो योगेश इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? बाकी स्टेट से देखे तो ज्यादा होगा। ज्यादा है। इसीलिए बेटा ये क्या होते हैं? इनके अंदर रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया। एक तरीके से स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप बेटा, स्ट्रेंथ बोल सकते हो कितने रिजिड है। ठीक है, तो इसीलिए आसानी से इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकी रिजिडिटी ज्यादा होगी। तो मैं इसका रीजन भी लिख रहा हूं पीछे बेटा, बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया 6 पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब अगले और चीज देखते हैं, 2-3 पॉइंट्स और है। वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम में बेटा आपको मैंने बताया इनका वॉल्यूम क्या रहता है? हमेशा डेफिनेट होता है। 7 पॉइंट लिख देते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया इनका। सारी प्रॉपर्टी एक साथ देख लेंगे सॉलिड्स की। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है जनरली इनकंप्रेसिबल। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या बेटा आप सॉलिड्स को कंप्रेस कर सकते हैं? क्या सॉलिड स्टेट कोई भी है, क्या उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं? अगर कोई ट्रू सॉलिड है तो बेटा आप उसको कंप्रेस कर पाओगे क्या? नो सर। नो सर, नहीं कर सकते, है ना। चलो ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है कि जनरली सॉलिड्स को अगर देखें तो दे आर इनकंप्रेसिबल। ठीक है, वैसे एग्जाम में कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन बेटा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी था एक बार मुझे बताना। ठीक है, जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, यहां से बेटा अभी ये तो आपने पहले ही सब चीजें पढ़ रखी है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं बस, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगली चीज आपको जो पढ़नी है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है एक बार सोच के बताओ, याद करके, कि सॉलिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? बताइए कौन कौन से बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब बेटा क्या होता है? इस वर्ड का मतलब सोच के बताओ। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमॉर्फस क्या होते हैं? ठीक है, एक मिनट जिसमें मैटर का रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन होते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, सबको अच्छे से आ रहा है ये चैप्टर, फिर तो जल्दी हो जाएगा। तो बेटा क्रिस्टलाइन का मतलब ये है जिसका क्रिस्टल की शेप का हो, मतलब क्रिस्टल्स का मतलब बेटा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो। ठीक है, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स का, ये भी बोल सकते हैं एक जैसा अरेंजमेंट हो, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो। ठीक है, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। फिर बेटा अमॉर्फस क्या होते हैं? इसका रेगुलर अरेंजमेंट हो पार्टिकल में। जिनका रेगुलर अरेंजमेंट ना हो उसको अमॉर्फस बोलेंगे। ठीक है, अमॉर्फस हो गया। ये अपने बेटा अपने को एक अमॉर्फस पढ़ने भी नहीं है ज्यादा, बस डिफरेंस आ सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई यूज भी नहीं है। अपने को जो सिलेबस में पढ़ने हैं आपके चैप्टर में वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की आप जो प्रॉपर्टी बता रहे हो, रेगुलर अरेंजमेंट है और अमॉर्फस है। ठीक है, अगर बेटा क्रिस्टलाइन को भी हम क्लासिफाई करें, अब इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अच्छा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक और नाम दिया गया है, टू सॉलिड्स बोलते हैं, टू या आइडियल सॉलिड्स बोलते हैं बेटा। ऐसा क्यों? और इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स। ये नाम क्यों दिए गए हैं? कौन बता सकता बेटा? आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सोच के बताओ कि ट्रू सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं और अमॉर्फस को सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है? बोलो। जो सुपर कूल लिक्विड। देखो बेटा, इनको दो नाम से जानते हैं अमॉर्फस को, या तो सूडो सॉलिड्स बोलेंगे या फिर सुपर कूल लिक्विड्स बोलते हैं। याद आ रहा है बच्चों, ये पढ़ा होगा आपने।
सुपर कूल लिक्विड्स। Yes, sir. हाँ, तो क्या रीजन है? ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पर दिख रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा कैसे रहते हैं? इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सॉलिड्स की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, जैसे रिजिडिटी है, इनकम्प्रेसिबल है, सारी प्रॉपर्टी को बेटा जो फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम सॉलिड्स की जितनी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है, 8 प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी को अगर देखें तो कौन अच्छे से फॉलो करता है उसको, कौन उसके नक्शे कदम पर चलता है, उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जिनके रेगुलर अरेंजमेंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिजिड शेप होगा उनका, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम डेफिनेट होगा। जितनी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है सारी अगर हम, जबकि अमॉर्फस सॉलिड बेटा ऐसे होते हैं, वो होते तो सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड्स की बेटा सारी प्रॉपर्टियों को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। सूडो का मतलब बेटा होता है साइंस में फॉल्स, मतलब जो सॉलिड हो तो सॉलिड हो लेकिन बेटा वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टियों को शो ना करता हो। समझ रहे बच्चे मेरी बात? युक्ता समझ में आ रहा है आपको? सूडो का मतलब क्या है बेटा? ऐसे सॉलिड्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन वो बेटा सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, एग्जिबिट नहीं करेंगे, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं सूडो सॉलिड्स। याद करो, अमीबा के केस में आता था सूडोपोडिया, मुझे तो वही वर्ड याद है। सूडो का मतलब होता है साइंस में बेटा कि वो कुछ समय के लिए, हाँ, जो ओरिजिनल फॉल्स फीट बोलते थे उसको, जो एक्चुअल में उसके पैर होते नहीं थे लेकिन वो जब खाने की तरफ पहुंचता है, अप्रोच करता है तो वो आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये जो सॉलिड्स है, अमॉर्फस है, ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। ठीक है, ये कहने के नाम के सॉलिड्स हैं, आप ये भी बोल सकते हो, सिर्फ नाम से ये सॉलिड है लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी नहीं है, और कुछ प्रॉपर्टी तो लिक्विड जैसी है। फिर मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा। इस लाइन के भी काफी टाइप होते हैं, तो एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे बार बार बेटा कह रहे हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं ये, ठीक है, जिनको अरेंज किया हो ज्योमेट्रिक, डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में। ठीक है, these are solids having definite geometric pattern, है ना बेटा? उनके जो पार्टिकल्स हो वो एक पैटर्न के अंदर हो, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, है ना? लाइन से अरेंज हो, जो भी अरेंजमेंट हो बेटा बार बार रिपीट होगा, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, इज नोन एज, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आप 3 डायमेंशन में देखोगे, तीनों डायमेंशन में, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर बेटा नजर आएगा? डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नजर आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम ही है उनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जबकि अमॉर्फस के अंदर क्या होगा? ऐसा कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, these solids do not have definite geometric pattern। ठीक है, कोई ऐसा ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसे बेटा अगर हम ड्रॉ करके देखें इनके स्ट्रक्चर्स को, तो अगर बेटा आप देखोगे इस लाइन के पार्टिकल्स आपको कैसे दिखाई देंगे, देखना, ये देखो एक रेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे 2 लाइन में ड्रॉ करेंगे तो आपको एक जैसा दिखाई देगा, जबकि इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज है, किसी में डिस्टेंस ज्यादा है, किसी में कम है, इस तरीके का पैटर्न आप देख सकते हो। कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है बेटा? एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको फर्स्ट पॉइंट पता चला है। ठीक है, अभी सारे डिफरेंस देखेंगे एक एक करके। तो चलो शुरुआत करते हैं इनके बीच में डिफरेंस की बेटा। सबसे पहले शेप को लेकर तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एक रेगुलर शेप होगा, ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर नॉट हैव दिस डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, तो शेप की बात करेंगे तो बेटा कैसा होगा इनका? यहाँ का शेप आप जब देखोगे तो आपको कैसा शेप दिखाई देगा? रेगुलर या डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप है।
रेगुलर बोल सकते हो या डेफिनेट बोल सकते हो, ऐसा शेप होता है। ठीक है, जबकि बेटा अमोर्फस के अंदर क्या होगा, रेगुलर की जगह इररेगुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इररेगुलर शेप होगा यहाँ पर, इररेगुलर शेप होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा, जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं बेटा और डिफरेंस क्या क्या है। सेकंड बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर आप बेटा रेंज देखोगे यहाँ पर, यानी एटम्स बेटा किस तरीके से अरेंज किए गए, है ना, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें बेटा रेंज कैसी होती है, लॉन्ग रेंज होती है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है बेटा, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। देखो योगेश, आप देख सकते हो बेटा, ये आगे बढ़ाते चले जाओगे इसको, दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, रेंज बहुत लंबी है, जहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो, जहां तक एटम्स की लाइन है सारे आपको एक जैसे अरेंजमेंट नजर आते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, दे शो ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बेटा कैसी रेंज दिखाएंगे, लंबी रेंज दिखाएंगे, मतलब लंबी रेंज तक एक जैसा अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, दे एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि बेटा इसके अंदर क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, पार्टिकल्स का क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो आप देखोगे जैसे ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न बेटा रिपीट नहीं कर रहा, देख रहे हो, ये अरेंजमेंट अलग दिख रहा है, और फिर उसके बाद देखो ये अलग तरीके का हो गया, ये देखो कोई फिक्स ही नहीं है, कहीं पर एटम पास पास है, कहीं पर एटम दूर दूर है, दिख रहा है बेटा सबको। तो यहाँ पर बेटा रेंज क्या हो जाएगी अमोर्फस के अंदर, इसको बोलोगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनका, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर रेंज जो है एक जैसे पार्टिकल्स की अगर रेंज देखोगे बेटा, तो वो ज्यादा लंबी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बच्चों, बोलो इतना समझ में आ रहा है? Yes. चलो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला बेटा पॉइंट देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड की बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट का, योगेश क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, बोलो। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलोगे, बेटा एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना सुजाता, एक ऐसा टेम्परेचर बेटा जिस पे द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज, क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होगा, सिंपल। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होंगे, हाई होते हैं या लो होते हैं, या डेफिनेट होते हैं या नहीं, बताओ। जब आप इसको हीट करोगे, आप मान लो किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो क्या होगा, एनर्जी गेन करने लगेंगे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आप उस एनर्जी से ज्यादा पहुंच जाओगे, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है, या ठीक है, तो मेल्टिंग जो एनर्जी आपको देनी है, जिस एनर्जी से बेटा ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं डेफिनेट होते हैं, फिक्स पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव डेफिनेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, डेफिनेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, इनके मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा डेफिनेट होंगे, मतलब जैसे फिक्स होगा, तो वो बेटा एक फिक्स है कि इतने टेम्परेचर पे कॉपर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो 1000 डिग्री पर पिघल रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, और कभी 50 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, डेफिनेट पॉइंट होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बेटा इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, आप देखोगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स,
ठीक है योगेश, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेटा इसके। जबकि अमोर्फस सॉलिड के केस में बेटा क्या होगा, अमोर्फस के केस में क्या हो जाता है, दे डोंट हैव एनी, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पर डेफिनेट की जगह शार्प लिखा हुआ है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब वही है बेटा डेफिनेट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डेफिनेट बोल रहे हो, फिक्स बोल रहे हो, ये ही चीज है सब। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं और हाई होते हैं। लेकिन अमोर्फस के केस में बेटा क्या होगा, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड बेटा क्या होते हैं, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये सॉलिड्स क्या करते हैं, दे शो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारे मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेंपरेचर, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेंपरेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, काफी सारी एक रेंज होती है। जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस या 150 तक की एक रेंज है जहां पर ये मेल्ट करते हैं। ठीक है, ये मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेंपरेचर, इनका बेटा कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब इस एग्जांपल को एक बार यहीं होल्ड करके देखो, इसका बेटा एग्जांपल आप क्या सोच सकते हो, अमोर्फस सॉलिड का कोई एग्जांपल बताओ जरा। जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, इनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता कभी भी। ठीक है, मतलब कभी तो बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मेल्ट कर जाते हैं, कभी 110 पर कर जाएंगे, कभी 120 डिग्री सेल्सियस पर कर जाएंगे। तो कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, रेंज होती है इनकी। जैसे 100 से लेके 200 तक की रेंज में बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो इस तरीके का बेटा एक रेंज होगा, इसलिए लिखा है दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेंपरेचर, दे डोंट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इनकी एक और प्रॉपर्टी की, जैसे मान लो अगर आप इनको 100 पर करोगे तो भी ये सॉफ्ट से हो जाएंगे, है ना, हल्का से इनके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपने देखा होगा जब कभी अगर प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं तो इसी तरीके से होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाती है प्लास्टिक्स, या ग्लास को भी देखो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग जाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोई फिक्स नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं बेटा, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, आया पॉइंट समझ में अच्छे से। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका क्या मतलब है, फ्यूजन कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग ही बोलते हैं उसको। यानी अभी बताया था आपको, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है बेटा, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आपने पढ़ा होगा, देखो वो टॉपिक था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको बोलते थे, तो ये वही है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बेटा। तो अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा हीट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट एनर्जी लगती है बेटा। इन सॉलिड्स की अगर बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेटा जो एंथैल्पी होती है, यानी कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो बेटा हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सबकी अलग अलग होगी, these solids have a definite, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी और डेफिनेट, कैरेक्टरिस्टिक एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, E ऑफ F दिया मैंने शॉर्ट में। देखिए बेटा, यहां पर अगर आप आओगे अमोर्फस के केस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी के साथ इनके पास क्या होगा, जैसा कि आप खुद ही मैं बता रहा हूं, जब बेटा किसी चीज के सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है सुजाता, तो अगर आप उसको लिक्विड में चेंज करना चाहते हो तो कितनी एनर्जी दोगे, क्या वो फिक्स होगी। जैसे मान लो अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो आप कभी तो उसको बेटा ज्यादा हीट दोगे तो मेल्ट होगा, और कभी ऐसा हो सकता है कि कम हीट देने के बाद भी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। बोलो बेटो, है ना सिंपल सी बात। तो यहां पर बेटा ये भी आप देखोगे कि ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, अमोर्फस सॉलिड के केस में फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई फिक्स एनर्जी नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे these solids do not have, ठीक है, these solids do not have
कैरेक्टरिस्टिक एंड फिक्स्ड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, सबको आ गया इतना समझ में? ये पॉइंट जो लिखे हैं, इसके बाद दो तीन प्रॉपर्टी और है बस। बताओ बेटा, इतना समझ में आ रहा है? देख लो, रीड करके बताओ। यस अब बेटा अगली प्रॉपर्टी आप लोग बताओ, आपने पढ़ रखा है चैप्टर आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक का क्या मतलब है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक क्या होती है और एनिसोट्रोपिक क्या होती है? पढ़े हैं ना? क्या होते हैं बेटा आइसोट्रोपिक? आइसो का मतलब क्या होता है? जहां कहीं अगर आइसो लग जाता है, सेम, गुड, तो सेम का मतलब बेटा क्या होगा? देखो, आइसो का मतलब हुआ सेम, तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया? तो समझते हैं आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है और एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या है। अगर बेटा किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम मेजर करना चाहें, ठीक है, अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हैं किसी सॉलिड की, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गई आपकी, जैसे कंडक्टिविटी हो गई बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, समझते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? सुजाता, अगर हम उसमें करंट की डायरेक्शन बेटा अगर मेजर करना चाहते हैं, ऐसे समझ लो, अगर किसी सॉलिड के अंदर हम जैसे क्रिस्टलाइन के अंदर या उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करें, तो बेटा अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ये यहाँ पर करंट की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन बेटा अगर हम देखें तो एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखो क्रिस्टलाइन क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं, दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, इनकी बेटा जो नेचर होगी वो क्या होगी? एनिसोट्रोपिक होगी, ठीक है, एनिसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, और ये क्या होते हैं बेटा अमॉर्फस, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, ये एनिसोट्रोपिक है और ये आइसोट्रोपिक, ठीक है, इसका मतलब समझो आप क्या है। एनिसोट्रोपिक का मतलब बेटा होता है आइसोट्रोपिक का अपोजिट, मतलब कि अगर आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हो, जैसे मान लो अगर किसी सॉलिड के अंदर बेटा आपको ये मेजर करना है कि उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, जैसे अगर इस लाइन के अंदर मेजर करना है सारे एटम्स के अंदर कितनी आई की वैल्यू है, ठीक है, तो अगर बेटा आप अलग अलग डायरेक्शंस में मेजर करोगे तो अगर आपको वैल्यू जो है अलग अलग वैल्यू आएगी, तो उसको आप बोलोगे एनिसोट्रोपिक। क्या बोलोगे बेटा? क्या है ये? एनिसोट्रोपिक। जैसे मान लो अगर आई की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट निकालना है, ये देखो मैंने जैसे इस लाइन का एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, तो किस लाइन में बेटा मैंने ये एटम्स बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप मान लो आई की वैल्यू को बेटा मेजर करना चाहते हो, एक तो इस तरीके से मेजर कर रहे हो मान लो, तो यहाँ पर बेटा आई की वैल्यू जो आ रही है वो मैंने लिख दिया आई, ठीक है, करंट की, और अगर मैं दूसरी इस डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ, ये देखो इस डायरेक्शन में निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बेटा जो वैल्यू आएगी आई डैश लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे कभी भी आई की वैल्यू आई डैश के बराबर नहीं होगी, समझ रहे हो? यहाँ बेटा जो करंट की डायरेक्शन आ रही है, वैल्यू आ रही है, एक डायरेक्शन आप लिख लो, एक यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी मेजर करके देख लेते हैं आई डबल डैश, तो आप क्या देखोगे बेटा, ये तीनों वैल्यू जो होंगी ये तीनों अलग अलग आएंगी बेटा, ठीक है योगेश? कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, मतलब अगर इस लाइन में अगर आप मेजर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो अलग वैल्यू आएगी, अगर आप वर्टिकल में देख रहे हो बेटा तो अलग आएगी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आपको मिलेंगी, समझे मेरी बात? इसी को बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। This type of physical property, this type of nature is called anisotropic, that is physical property, ठीक है, physical properties are different in different directions,
ठीक है, आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बेटा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आपको अगर मिलती है तो उसको बोलते हो एनिसोट्रॉपिक नेचर। और ऐसा बेटा कौन शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई क्या, एनिसोट्रॉपी वाली? बताइए जरा। बोलो, मैंने डायग्राम बना के समझाया, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और यही चीज अगर आप अमॉर्फस में देखना चाहो तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर मेजर करते हैं, यहाँ पर अगर मैं मेजर करता हूँ तो उसको लिख देता हूँ आई। ठीक है, ये आई की वैल्यू है। और बेटा मैं अगर इस तरीके से मान लो एक दो पार्टिकल्स और यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में मैं देखूं, ये आई डायरेक्शन, यहाँ पर बेटा मैं क्या देखूंगा, अगर अमॉर्फस सॉलिड है तो यहाँ पर बेटा किसी भी डायरेक्शन में मेजर करके देख लो आप, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप करंट की वैल्यू को मेजर करोगे या कोई भी और फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करोगे तो वहां पर बेटा आपको क्या आएगी, सारी वैल्यू एक जैसी दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर देखो, आई डायरेक्शन में मैंने इस डायरेक्शन में करंट निकाला, ठीक है, तो भी सेम वैल्यू आई। अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालूंगा तब भी सेम ही आनी है, हर जगह पर सेम ही आनी है। इसको बोलते हैं बेटा, बोलो इसको क्या बोलोगे, दिस प्रॉपर्टी शोज है नोन एज आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इफ मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज सेम इफ मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में बेटा मेजर करने के बावजूद अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में बताइए जरा। आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक आ सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एनिसोट्रोपिक, अपने डायग्राम से समझा दी दोनों साइड पे बेटा, ध्यान से देखना। आगे बेटा समझ में? Yes, sir. अच्छा, अगला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है कि ट्रू सॉलिड्स क्यों बोलते हैं और वहां पर सूडो सॉलिड्स क्यों बोलते हैं या सुपर कूल लिक्विड्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे बेटा क्या बोलोगे, ट्रू सॉलिड्स क्यों बोलते हैं, these solids are known as true solid because, बोलो, are called true solids क्योंकि क्या होगा बेटा, because they follow, they display or they show all property of solids। जितनी भी बेटा सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो सभी प्रॉपर्टी को बेटा ये क्या करते हैं, आइडियली फॉलो करते हैं। जैसे बोलते हैं ना आइडियल स्टूडेंट आइडियल टीचर, वैसे ही है आइडियल सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। जबकि यहाँ पर बेटा इनको बोलते हैं these solids are called pseudo solids, these solids are called pseudo solids क्योंकि बेटा सुपर या तो pseudo solid बोलेंगे क्योंकि ये बेटा प्रॉपर तरीके से सॉलिड नहीं है, ये 100% ट्रू प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ये कभी कभी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मैंने बताया ना काफी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बेटा ये लिक्विड्स बन जाते हैं। ठीक है सुजाता, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, दूसरा सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, बिकॉज़ दे डू नॉट शो, जैसे कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करोगे तो बेटा इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी योगेश, इनकी तो बेटा बहुत ज्यादा होगी कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल होंगे ये, सॉरी हाईली इनकंप्रेसिबल होंगे, गलत हो गया, हाईली इनकंप्रेसिबल। लेकिन बेटा अगर अमॉर्फस की बात करोगे तो कैसे होंगे, इनमें आप देखोगे इनको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है योगेश, इनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी ज्यादा होगी, इनको आप आसानी से कंप्रेस कर पाओगे, तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी की बात कर दो, या फिर बेटा अगर शेप की भी बात करोगे तो इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है इनका, इसलिए बिकॉज़ दे डू नॉट शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
प्रॉपर्ली वो शो नहीं करेंगे, इसलिए इनको टू सॉलिड्स की जगह सूडो सॉलिड्स बोलते हैं या सुपरफ्लू लिक्विड्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल देख लो, यहाँ पर तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे किस टाइम के, जैसे सोडियम क्लोराइड। बेटा जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो कैसा सॉलिड है बच्चों? देखा है उसका क्रिस्टल होता है, आपको दिखा है? देखा है बच्चों? Yes, sir. NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर जितने भी मेटल्स हो गए आपके जनरल मेटल्स, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है, निकल, ये सब क्या है बेटा? ये सब के सब आपके क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline. और अमोर्फस के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ठीक है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्लास हो गया, ठीक है, बेकलाइट हो गए, बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे, ग्लास, बेकलाइट, मेगलामाइन, रबर, ठीक है, प्लास्टिक्स, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं। प्लास्टिक तो बहुत रेंज के आते हैं, सारे के सारे अमोर्फस होते हैं, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। अब बेटा देखो, अपने को चैप्टर के अंदर ये सब नहीं पढ़ना है, अमोर्फस के बारे में यहाँ पर बेटा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये डिफरेंस आपको बताने थे और वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ये। एक तो हमने ये देख लिया कि सॉलिड्स कितने टाइप के हैं अभी, ठीक है, 2 टाइप के हैं, और फिर उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला बेटा आएगा क्रिस्टलाइन के बारे में। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो उनकी प्रॉपर्टी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। अब बेटा बताओ मुझे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? याद है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? बताइए। सब 4 टाइप के होते हैं। टाइप के होते हैं, कौन कौन से? बताओ जरा, नाम तो बताओ। आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक का मतलब क्या होता है बेटा इसमें? आयोनिक का मतलब क्या है? आयोनिक सॉलिड का मतलब क्या है? आयन क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर आयंस? आयन क्या होते हैं बताओ ना, किसको बोलते हैं आयन? आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल बताओ इसका कोई। आयोनिक सॉलिड कौन सा होगा? इतना मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? अगर किसी एटम के ऊपर बेटा चार्ज आ जाए, है ना, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। बस सिंपल है। तो 4 कैटेगरी जो आपने बताई वो कौन कौन सी हो गई? एक आयनिक सॉलिड्स हो गए, ठीक है, आयनिक हो गए। दूसरा Metallic. मेटालिक, फिर और Covalent. कोवलेंट बॉन्डेड, ठीक है, या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इनको, कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, Molecule. ठीक है। इनकी बेटा कोई और कैटेगरी भी होती है? किसी की क्या कोई और भी पार्टीशंस है? बताइए जरा सोच के, क्या इसमें कोई और कैटेगरी भी है आगे, या बस इतना ही है? और भी होते हैं। मॉलिक्यूलर के बेटा 3 टाइप होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप के और होते हैं। क्या क्या नाम है बच्चों, याद है तो बताइए। एक को बोलते हैं पोलर, होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होते हैं बेटा नॉन पोलर, ठीक है बच्चों, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। याद आ रहा है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड, बताओ, ठीक है।
ये बेटा चार बड़ी कैटेगरी है, आयोनिक सॉलिड है, ठीक है, मेटेलिक हो गए, नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड्स हो गए, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। मॉलिक्यूलर के अंदर अगर आप देखोगे बेटा ये ज्यादातर नॉन मेटल वाले होते हैं, पता है ना आपको। इसमें से नॉन मेटल वाले कौन से हैं? एक तो ये होते हैं और एक ये होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ग्रेफाइट है, डायमंड है, इस तरह के आएंगे नेटवर्क वाले। और इसके अंदर बेटा क्या है, मॉलिक्यूलर के अंदर देखो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो वाटर बेटा किस तरह का है? अगर आपसे पूछा जाए कि आइस किस तरह का सॉलिड है, बताओ बेटा आइस किस तरह का सॉलिड है इन सब कैटेगरी के अंदर? वैष्णवी बताइए। वाटर अगर आपसे पूछे, वाटर की अगर सॉलिड स्टेट यानी कि आइस किस कैटेगरी में बेटा आएगी? वाटर के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर। हाइड्रोजन सर मॉलिक्यूलर। हाँ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। और उसमें भी तीसरी वाली कैटेगरी जो लिखी है, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। एक H के बीच में, एक हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में अगर बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी पढ़ेंगे एक करके सबको, ठीक है। आयोनिक, मेटेलिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये चार कैटेगरी है बेटा। सबसे पहले आयोनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आयोनिक बेटा किसको बोलेंगे? जहां पर आयंस होंगे, है ना। और आयन कैसे बनते हैं बेटा? आयंस का मतलब क्या है? जहां पर आपको आयंस दिखें, जैसे सोडियम क्लोराइड में देखो, सोडियम क्लोराइड में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है NaCl। इस पे कौन कौन से आयन है? एक सोडियम आयन हो गया, इसको केटायन बोलते हैं, और एक एनायन हो गया, है ना बेटा। अगर कोई ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर एक केटायन हो, एक एनायन हो, इनको लैटिस क्रिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक सॉलिड जिनको बोलते हैं बेटा, इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दिख रहा है आपको NaCl के एग्जांपल बेटा। तो आयोनिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी हो गई? इनके अंदर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिस्ट ऑफ, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज होगा इनके अंदर, पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर, जिसको केटायन बोलते हो, है ना। ये केटायन हो गया। और एक बेटा क्या होता है इसके अंदर? नेगेटिव, ठीक है, जिसको क्या बोलोगे? एनायन। और इनके बीच में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा क्या? क्या इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं होगी। उसी फोर्स को तोड़ने के लिए बेटा जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो बेटा देखो पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ये सॉलिड्स जो होते हैं बेटा इनके अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, केटायन होंगे, एनायन होंगे। इसके अलावा बेटा इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो कैसा अरेंजमेंट दिखेगा बेटा आपको? बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। जैसे इसके एग्जांपल में बता ही रहा हूं आपको, NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KCl, MgCl2, इस तरह NaCl, KCl, MgCl2 और भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। KNO3, Na2SO4, LiF, लिथियम क्लोराइड, ये सब यही है, ठीक है। बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इनको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, नाम से क्लियर। इनकी प्रॉपर्टी एक बार बेटा पढ़ लेते हैं आयोनिक सॉलिड्स की एक एक करके, ठीक है। ये चारों बेटा भी मैंने लिख दिया आपको, अब एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी बेटा होनी चाहिए सोच के बताओ, पढ़ा है आपने? अगर नोट्स है तो नोट्स में से देख के बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई सर ने। बताओ बेटा आयोनिक क्रिस्टल्स की, आयोनिक सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? they have variable melting point. वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, वेरिएबल लिखा है, ध्यान से पढ़ो। Yes sir. अरे नहीं, ऐसा कैसे हो गया? High melting point. है, हाँ हाई लिखा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेटा, ये बात सही है। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं,
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बेटा जो लेटिस एनर्जी होती है, जैसे मान लो अगर आप NaCl को तोड़ना चाहते हो बेटा, ठीक है, अगर आप NaCl क्रिस्टल को तोड़ना चाहते हो तो Na और Cl के बीच में बेटा तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा अलग अलग करने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए बोलते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यही लिखा हुआ, दीज सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इनकी प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं सारों बेटा। हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे थे, तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी बेटा क्या क्या है देखते हैं। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इन्हें रेगुलर पैटर्न, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड चीज हम देखते हैं बेटा, इनकी अगर आप हार्डनेस की बात करोगे तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा हार्ड दिखेंगे आपको, हार्ड और ब्रिटल। ब्रिटल वर्ड याद है आपको कहां पर आता है? ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। डक्टाइल का अपोजिट वर्ड है बेटा ये। जैसे मेटल्स के केस में पढ़ते हो, डक्टाइल होते हैं मेटल, है ना, उनको बेंड कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप एक आयोनिक सॉलिड में बेटा क्या देख रहे हो, ये हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डनेस है इनकी, और बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। अगर आप इन पर फोर्स लगाओगे कल्याणी तो क्या होगा? ब्रिटल कैसे होते हैं? टूट जाएंगे, ब्रोकन इनटू पीसेस, पीसेस में बेटा टूट जाएंगे, फोर्स को सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे नमक होता है, नमक कैसा होता है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है अदिति। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? दीज आर ब्रिटल इन शेप, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, ये डाउन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बेटा आपने बताया हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, ये लिख दो, these solids have high melting points and boiling point, इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या हो गए? हाई हो गए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकी लेटिस एनर्जी बेटा बहुत ज्यादा होती है। लेटिस समझते हो? लेटिस का मतलब है इन दोनों का आपस में जो बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चर है, Na और Cl का बेटा आपस में जो शेप है, मतलब आपस में एक दूसरे से अरेंज है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको बेटा तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो लेटिस एंथैल्पी की बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज लेटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड इज वेरी हाई, ठीक है। तो अगर लेटिस एनर्जी बेटा ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि उसको तोड़ने के लिए आप मेल्ट कब करोगे? जब आप उसकी लेटिस एनर्जी को तोड़ दोगे, ठीक है। लेटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा बेटा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो क्या बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगे अपने अंदर? क्या नमक के अंदर करंट फ्लो होता है बेटा? बताओ, आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं बताइए। ये तो 10th क्लास में भी था आयनिक सॉलिड्स की, याद करो प्रॉपर्टी, अगर याद आ रहा हो ना। जनरली बेटा क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी स्टेट में? बोलो बेटा। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो क्या होंगे? कंडक्ट करेंगे बेटा। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो कंडक्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे? नहीं करेगी बेटा, इसके अंदर करंट पास नहीं होगा। अगर आप खाली सूखा नमक लोगे, बिल्कुल बेटा एकदम, अभी मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल अगर ड्राई क्रिस्टल लोगे NaCl का तो उसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। लेकिन वो कंडक्ट कब करते हैं बेटा? कल्याणी, अगर आप उसमें वाटर डिसॉल्व कर दोगे, अगर आप एक वो लेते हो, वाटर का सॉल्यूशन देते हो, उसमें अगर सॉलिड ये डाल देते हो, सॉलिड के क्रिस्टल्स डाल देते हो, मतलब कि NaCl डाल देते हो, तो फिर आपने देखा होगा कि उसमें बेटा क्या होगा?
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो सॉलिड स्टेट में बेटा कभी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, समझ गए? दे कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। अगर आप उनको वाटर के साथ डाल दोगे या मोल्टन स्टेट में रखोगे तब बेटा वो कंडक्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना। तो सॉलिड स्टेट में अगर पूछा जाए तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेंगे। इसका क्या रीजन होगा बेटा, वाटर में अगर आप डालोगे या मोल्टन स्टेट में रखोगे तो क्यों कंडक्ट करने लगते हैं? योगेश बताओ बेटा, बस टाइम हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप बेटा अगर मान लो अगर वाटर में डालते हो तो ये जो आयंस है इसके अंदर देखो बेटा चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेंगे। दिख रहे बेटा, अगर आप वाटर में डालोगे तो NaCl क्या होगा, सभी चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, बताया था आपको मैंने। तो बेटा ये क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो आयन बेटा क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। आयंस आर फ्री टू मूव इन लिक्विड स्टेट और एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के ऐड करने के बाद। ठीक है बच्चों, यहां तक आज मैंने पढ़ाया आपको, इसके एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, आगे का जल्दी से रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर। ओके बेटा, अगर नोट्स आपने बना रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बेटा बना लेना। ओके, बाय, टेक केयर। Good day, sir.